Dear students and teachers. Inshallah, today we will solve the exercise of unit number 1 of textbook of National Book Foundation English for class 10. Okay, so let's start. The name of the lesson is Animal Rights in Islam Showing Compassion. So first, there are the question answer unit carefully and answer the following questions. Question 1 is what were some common ways animals were treated badly before Islam? इस्लाम से पहले वो क्या आम सी बातें थी या आम से रस्म रिवाज थे कि जिनके मुताबिक जानवरों को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था, यानी इस्लाम से पहले जानवरों के साथ किस किस्म का बुरा सलूक किया जाता था. So people used to kill animals in front of other animals. Some animals had their body parts cut while still alive. कि उनके जिस्म के हिस्से काट लिए जाते जबकि वो जिंदा होते. When a person died, his animal was tied to the grave and left to die without food or water. और जब कोई बंदा मर जाता तो उसके जानवर को उसकी कब्र के साथ बांध दिया जाता और खाने पीने को कुछ ना दिया जाता और वो जानवर भूखा मर जाता. तो देखें कितने ज़्यादा ये बुरा सलूक था. How many ayahs verses in the Quran talk about animals? Name some surahs named after animals or insects. So there are more than 200 ayahs, and the name of surahs are Al-Baqarah, Al-An'am, Al-Nahl, Al-Naml, Al-Ankabut, and Al-Fil. Next question is what does the Quran say about the connection between animals and humans? How do animals help us? The Quran says animals are also communities just like people, and animals give us food, clothes, and many benefits. So we should respect them. And what did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam teach about treating animals? He taught that animals must be treated with kindness and care. He forbade hurting or hitting animals, especially on the face, as it is painful. He stopped people from pulling animals in painful ways, like by their ears. यानी क्या कहा आप वसल्लम ने? क्वेश्चन क्या है कि आप वसल्लम का सलूक, आप वसल्लम ने जानवरों के साथ किस किस्म का सलूक करने के बारे में हुक्म दिया या हमें सिखाया. तो सबसे पहले उन्होंने सिखाया कि जानवरों के साथ जो है रहमदिली की जाए, उनका ख्याल रखा जाए. नंबर 2 पे आप वसल्लम ने क्या फरमाया कि उन्होंने हमें मना किया कि उनको आप जो है तकलीफ़ ना दें और ना मारें, ख़ास तौर पर चेहरे पे बिल्कुल ना मारें क्योंकि वो ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है और चेहरा सेंसिटिव होता है. फिर ही स्टॉप पीपल फ्रॉम पुलिंग एनिमल्स इन पेनफुल वेज लाइक बाय देयर ईयर्स. आप वसल्लम ने जानवरों को दर्दनाक तरीके से खींचने से मना फरमाया कि इस तरह ना खींचें, उन्हें इस तरह ना घसीटें कि उन्हें तकलीफ़ हो, ख़ास तौर पर कान से मत घसीटें. ही टॉट दैट एनिमल्स शुड नॉट बी फोर्स्ड टू फाइट ईच अदर. और क्या कहा कि जानवरों को आपस में ना लड़वाया जाए. जैसे अक्सर जगहों पे आपने सुना होगा मुर्गों की लड़ाई, कुत्तों की लड़ाई करवाते हैं लोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. आप वसल्लम ने से मना फरमाया. He said that if someone shows mercy to animals, Allah will show mercy to them. और क्या फरमाया कि आप जानवरों के साथ रहम करेंगे तो अल्लाह आपके साथ रहम करेगा. Then question 5, what actions did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam stop people from doing to animals and why? आप वसल्लम ने कौन सी बातें जो लोग जानवरों के साथ करते थे उनसे मना फरमाया और क्यों? He stopped people from hitting animals on the face. उन्होंने उनको जानवरों पर को मुंह पे मारने से मना फरमाया. क्यों? Because the face is sensitive and it causes a lot of pain. He told people not to pull animals by the ears as it hurts them. देखिए इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है. अगर आप टीचर्स हैं तो आप बच्चों को सिखाएंगी या यानी कि बच्चों को सिखाएंगे या सिखाएंगी, और जो बच्चे हैं अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपने इस बात को जहन में रखना है कि क्वेश्चन समझना है. अब आप यहाँ पर देखें देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. वन इज कि व्हाट एक्शंस डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टॉप पीपल, कि किन बातों से मना फरमाया, और दूसरा हिस्सा है क्यों मना फरमाया. तो अगर आपने सिर्फ ये लिखा कि चेहरे पे ना मारें, कान से ना खींचे, तो आपको आधे नंबर मिलेंगे. आपने ये भी बताना है क्यों. ठीक है. अच्छा जी, तो कान से क्यों ना खींचे कि उससे तकलीफ़ होती है. ही फॉरबिड हर्टिंग और बर्निंग एनिमल्स. आपने फरमाया कि जानवरों को जलाएं ना और उन्हें तकलीफ़ ना दें. क्यों? चूँकि ये बहुत जुल्म की बात है और इससे तकलीफ़ होती है. और देखिए अगर देखें बात सब में एक एक जानवरों को तकलीफ़ होती है तो आपने वर्ड्स चेंज कर देने. बार बार अगर आप लिखेंगे बिकॉज इट हर्ट्स देम, बिकॉज इट हर्ट्स देम, तो अच्छा एग्जामिनर पे असर नहीं पड़ता. बात अगर वही पे लिखनी है ना तो वर्ड्स चेंज कर दीजिए. ही आस्क्ड अ पर्सन टू रिटर्न
baby birds to their mother bird as the mother was distressed and in pain due to their loss. He shared a story of a woman punished in hell for locking up a cat without food or water to teach that neglect and cruelty to animals is a serious sin. फिर एंड में आप वसल्लम ने एक औरत की के बारे में फरमाया कि उसको जहन्नुम में इसलिए फेंक दिया गया था कि उसने बिल्ली को कैद रखा और उसे खाने को कुछ ना दिया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जानवरों को नज़रअंदाज करना, उनका ख्याल ना रखना, उन पर जुल्म करना कितना संगीन, कितना बड़ा गुनाह है। एंड इन लेसन द वर्ड वर ग्रेव ग्रेव सिंस, ठीक है, कि इस कदर ख़तरनाक और संगीन गुनाह है। Okay, so how are Islamic teachings about animals helpful for all times and places? कि तमाम ज़मान और तमाम जगहों के लिए जो इस्लाम की तालीमात हैं जानवरों के बारे में वो कैसे मददगार है। The lesson shows that Islam teaches kindness to animals in every time and place. These teachings are not only for old days, यानी कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक की नहीं थी, rather they still help us today. वो आज के दिन के लिए भी हैं और वो आखिर वक्त तक क़यामत के दिन तक रहेंगी। In the lesson we saw how people hurt animals in the past and how Islam stopped that. Today, animals are still mistreated, and Islamic teachings remind us to treat them kindly and gently. So, the lesson tells us that Islamic rules about animals are always useful and never old. How do Islamic values help in today's modern world with animal care? कि आज के ज़माने में इस्लाम ने जो हमें सिखाया वो किस तरह मददगार है। In the lesson, we saw that animals are mistreated today just like in the past. Islam teaches us to always be kind to animals even in today's world. It reminds us to feed animals, care for them, and never hurt them. The lesson helps us understand that no matter how modern the world gets, Islam's teachings about animals are still important. Have you ever been kind to an animal or seen someone else being kind? Share your story. Yes, one day I saw a cat stuck in a fence. एक दफ़ा मैंने देखा कि बिल्ली जो है वो झाड़ियों में फंसी हुई थी. I carefully helped it out and gave it water. मैंने उसे बड़ी एहतियात से झाड़ियों से बाहर निकाला और उसे पानी दिया. It looked relaxed and happy. तो उससे क्या हुआ, वो मुझे खुश नजर आई, मुतमईन नजर आई और उससे क्या हुआ, मुझे भी मज़ा आया. What can we do today alone or as a group to make sure animals are treated well? हम क्या करें बेशक अकेले यानी इनफरादी तौर पर या इज्तमाही तौर पर कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक किया जाए. We can give food and water to stray animals, के जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं ना, जो गली मोहल्ले के जानवर होते हैं, उन्हें हम खाना पानी दें. We can teach others to be kind to animals, report animal abuse if we see it, यानी अगर कोई जानवरों पर जुल्म कर रहा है तो उसके बारे में रिपोर्ट करें मुतल्लिका लोगों को. We can help animal shelters or rescue groups, and we can follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam example and be kind always. In next pages you can check page number 11 and the next page. There are some things about the topic sentence and supporting sentence. So always remember the topic sentence, which is also called as the hook statement. It is the first sentence of any writing, any prose. Prose means which is not poem. So like Urdu, जैसे उर्दू में होता है nazm or nasr, same in English. There are two things, poem and prose. Poem, the things which are in the music, in the rhythmic way, and prose means which is the simple sentence forms like article or essay, novel, story, and whatever thing. So the first line of any prose is called the topic sentence. It is also called as hook statement. Supporting sentences is the things which are supporting the topic sentence is called supporting details. So for example, here is the paragraph written example, as you can see in the example, which is written in the red lines. You can check. In today's fast-paced digital age, the impact of social media on interpersonal relationship is unquestionable. So this is called the topic sentence because this is the first line, and always remember that the first line is, which is also called as hook statement, should be attractive. Okay, and inshallah in this exercise you will learn about essay writing as well. So अभी से आपको बता दें कि जब आप essay लिखेंगे, चूँकि in your examination there will be 10 marks for essay, तो essay writing के 10 marks होते हैं. और याद रखें कि essay का भी जो स्टार्ट होता है ना, वो पहली लाइन जो आप लिखेंगे जैसे टॉपिक सेंटेंस कहते हैं या हुक स्टेटमेंट कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए. आप कोई आयत लिख सकते हैं, हदीस लिख सकते हैं. इट कैन बी एनी कोट, इट कैन बी एनी ह्यूमरस लाइन, इट कैन बी एनी इवेंट और एनी यू कैन से एनी फेमस any famous event, or it can be any famous words, attractive words,
which can be the or which can be the first impression for the viewer or the reader. ठीक है ना, कि वो ऐसे वर्ड्स होने चाहिए कि जो एग्जामिनर है, जो रीडर है, उस पर फर्स्ट इंप्रेशन उसका बहुत अच्छा पड़े. ओके. अच्छा, दूसरी बात, हम जो ऐसे की बात करें तो याद रखेंगे हम आगे, हमने इंशाल्लाह ऐसे को देखना भी है कि जो ऐसे होता है उसके 3 पैराग्राफ्स होते हैं. एक इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, सेकंड में आप बॉडीज़ को हम कहते हैं जिसमें हम ऐसे का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे, और लास्ट में कंक्लूजन. एंड बॉडी जो होती है ना, जो उसमें लाजमी नहीं होता एक ही पैराग्राफ हो, देयर कैन बी मोर देन 1 पैराग्राफ्स. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज read the passage. Okay. So now we have to find the topic sentence and the supporting details and the concluding sentence of the given passage. Concluding sentence is the last sentence. So the given passage is Islam's teachings on animal rights are not confined to a particular time or place. They provide a timeless and universal framework for ethical behavior towards animals. In today's world, where industrialization and modern practices can sometimes lead to the mistreatment of animals, Islamic principles for guidance or responsible stewardship. Islam not only takes care of the mankind but the animals also. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam decreed that animals shall be treated in good manners as they are the part and parcel of the human society. Hence, they shall be treated humanely in all aspects of their lives. So, it is the passage, it is the paragraph, and we have to find the topic sentence, supporting details, and the concluding sentence. So, the first sentence is the topic sentence, which is Islam's teaching on animal rights are not confined to a particular time or place. Confined means महदूद होना, कैद होना, महदूद होना. Supporting details is the rest of the passage, and the last line, which is the as they are the part and parcel of the human society, hence they shall be treated humanly in all aspects of their lives. It is the concluding sentence because it is the conclusion and it is the last line of the passage. So always remember that the last line of the passage is called concluding sentence. Next is there are 2 viewpoints, viewpoint number 1 and viewpoint number 2 in the form of a table, and what we have to do is to check the positivity or negativity. Okay, so the things are the same or there is a scenario, so it is on the writer whether it portrays it as negative thing or as a positive thing. यानी चीज़ कोई एक भी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी टॉपिक को, तो ये लिखने वाले का कमाल होता है कि वो इस चीज़ को, कि वो रीडर की ब्रेन वॉशिंग कैसे करता है, या वो रीडिंग के यानी जो रीडर है जो उसकी लिखी हुई चीज़ को पढ़ रहा है उसको कैसे लेके चलता है कि या तो वो अपनी राइटिंग के ज़रिए ये साबित कर दे कि जो चीज़ है वो बहुत ही बुरी है, ये बड़ी नेगेटिव है, या वो ये साबित कर दे कि ये चीज़ बड़ी ही अच्छी है, या फिर वो ये साबित कर दे कि नॉर्मल है, यानी अच्छी भी है बुरी भी है. इसी को कहते हैं जहन साजी. तो याद रखें कि राइटिंग्स का हर मुआशरे में बहुत अहम किरदार है लिखने वालों का, कि वो जहन साजी करते हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास 2 व्यू पॉइंट्स दिए गए हैं, दोनों ही सोशल मीडिया के बारे में, और हमसे ये कहा जाएगा कि आपने इन दोनों व्यू पॉइंट्स को पढ़ना है और फिर चेक करना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. एक में नेगेटिव बात हो रही है, एक में, या आप कह सकते हैं एक में उसकी अच्छाइयाँ दिखाई जा रही हैं यानी उसके पॉजिटिव पहलू, और दूसरे में उसके नेगेटिव पहलू दिखाए जा रहे हैं. तो हम इसको चेक करते हैं. ओके, फिर हम देखेंगे कि हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो पहले हम रीड कर लेते हैं, फिर हम इसको एनालाइज करते हैं. सो व्यू पॉइंट नंबर 1, सोशल मीडिया इज़ अ पावरफुल टूल दैट कनेक्ट्स पीपल वर्ल्ड वाइड. कि ये एक बड़ा ही ताकतवर ज़रिया है जिससे लोग आपस में मुंसलिक होते हैं, कनेक्ट होते हैं. इनेबलिंग इंस्टेंट कम्युनिकेशन, उसी वक्त बातचीत हो जाती है. एंड शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड इनकरेजेस कोलैबोरेशन अमंग यूजर्स ऑफ ऑल एजेस. क्रिएटिविटी पैदा होती है, यानी हम मुख्तलिफ रील्स या वीडियोज़ बनाते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं. मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोग, इवन के कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो सब मिल के काम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. विद प्लेटफॉर्म्स लाइक, अब ये किस तरह होगा, विद प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, स्टूडेंट्स गेन एक्सेस टू अ वेल्थ ऑफ नॉलेज. यानी मालूमात के ज़ख़ीरे को वो हासिल कर सकते हैं, बहुत हर किस्म की मालूमात हासिल कर सकते हैं. एंड इंस्पिरेशन, मेकिंग लर्निंग मोर इंटरैक्टिव एंड एंजॉयबल दैन एवर बिफोर. ओके, अब ये हो गए फ़ायदे.
अब दूसरी चीज़ को देखते हैं, सोशल मीडिया इज़ अ हार्मफुल डिस्ट्रैक्शन, एक बड़ी ख़तरनाक तबाही है। पहले में क्या कहा जा रहा है, पावरफुल टूल है, दूसरे में कहा जा रहा है कि बड़ी ख़तरनाक तबाही है, दैट आइसोलेट, जो तन्हा कर रहा है पीपल एंड डिस्ट्रप्ट्स मीनिंगफुल कनेक्शंस, के वो लोगों को तन्हा कर रहा है और जो अच्छे आपस में जो अच्छे ताल्लुकात थे उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, उन्हें हटा रहा है, उन्हें तबाह कर रहा है। Instead of focusing on real life interactions, young users waste valuable time on trivial content की बजाय इसके कि वो रियल ताल्लुकात पे, जो असल ताल्लुकात हैं, उनके फैमिली या फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप बातचीत करें, उनके साथ ताल्लुकात बनाएं। आप क्या करते हैं कि ऑनलाइन आप चैट वगैरह कर रहे होते हैं, ऑनलाइन लोगों से बात कर रहे होते हैं। द कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू अनरियलिस्टिक इमेजेस एंड मिस इंफॉर्मेशन कैन डैमेज सेल्फ एस्टीम एंड कॉज एंजाइटी, मेकिंग सोशल मीडिया अ डेंजरस इन्फ्लुएंस ऑन टुडेज यूथ। के हर तरफ जो है वो फेक चीज़ें होती हैं और आप मुख्तलिफ लोगों को देख रहे होते हो, लोगों को और अनरियलिस्टिक चीज़ें देख रहे होते हो, और समटाइम्स आप लोगों की चीज़ें देख कर आपका दिल कर रहा होता है कि हम भी वो करें, यानी कि अजीब है। और लोग क्या, और जिस खासतौर पर नौजवान नस्ल क्या हो रही है यहाँ पे, उन्हें गलत इन्फ्लुएंस मिल रहा है, गलत असर उन पर पड़ रहा है। तो ये हो गए दो व्यू पॉइंट्स, एक व्यू पॉइंट वन, एक व्यू पॉइंट टू। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि एनालाइज word choices and tone, examine specific words and tone. For instance, ask yourself what words or phrases suggest the author feels positively or negatively, and how does the author describe the benefits or drawbacks of social media. कि हमें ये देखने कि उसने किस तरह अपनी बात को बताया है, क्या नेगेटिवली बताया, पॉजिटिवली बताया है, और क्या ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स हैं। तो वो व्यू पॉइंट वन हम देख लेते हैं कि कौन से वर्ड्स यूज हुए सोशल मीडिया के बारे में। पावरफुल टूल, कनेक्ट्स पीपल, प्रमोट्स क्रिएटिविटी, इनकरेजेस कोलैबोरेशन, वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड इंस्पिरेशन, एंड इंटरैक्टिव एंड एंजॉयबल। तो ये सारे वर्ड्स क्या थे, पॉजिटिव थे, जिससे हमें पता चला कि सोशल मीडिया तो बहुत अच्छी चीज़ है। टोन क्या है, पॉजिटिव एंड हैप्पी, द राइटर थिंक सोशल मीडिया इज गुड फॉर लर्निंग। ठीक, अब व्यू पॉइंट नंबर टू देखते हैं, ये है नेगेटिव, और इसमें क्या बात हो रही है, कौन से वर्ड्स उसने यूज़ किए, हार्मफुल डिस्ट्रैक्शन, आइसोलेट्स पीपल, डिस्टर्ब्स मीनिंगफुल कनेक्शंस, वेस्ट वैल्यूएबल टाइम, अनरियलिस्टिक इमेजेस एंड मिस इंफॉर्मेशन, डैमेज सेल्फ एस्टीम एंड कॉज एंजाइटी। ये तमाम वर्ड जो हैं ये क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। जैसे हमें पता चल रहा है कि ये तो बड़ी बुरी सी चीज़ है, बड़ी तबाहकुन चीज़ है। टोन क्या है, नेगेटिव एंड वरीड, जो राइटर है वो नेगेटिव मीनिंग भी ले रहा है और परेशान हो रहा है कि देखो नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, कितनी ख़तरनाक चीज़ है। ओके, अब आगे क्या बताया जा रहा है कि अब इससे हमें पता चला कि ये होता है राइटिंग का कमाल, कि आप किसी चीज़ को किस तरीके से बयान करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आ गई हमारे पास, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। वो अब इससे अच्छा, अब ये जो हमने बात पढ़ी ना, इससे आप ये सीखें कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ना, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, उसमें भी आ सकता है कि इज दिस पैसेज नेगेटिव और पॉजिटिव, एंड फाइंड द वर्ड्स विच शो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। तो हमें इस बात को जहन में रखना है कि आपके पेपर में भी ऐसी चीज़ आ सकती है, क्योंकि जो चीज़ एक्सरसाइज में आ जाती है ना, समझ लें वो इम्पोर्टेंट है, और इससे मिलती जुलती चीज़ आपके पेपर में आ सकती है। अब हमारा क्वेश्चन है वोकैबुलरी एंड ग्रामर का। हमें चेक करना है, नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से हमने बताना है कि अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या है। सिनोनिम कहते हैं मुतरादिफ, यानी आप कह सकते हैं कि एक के हम मायनी अल्फाज। सो फर्स्ट इज पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, हमने पहले भी पढ़ा था। पैरामाउंट का मतलब होता है कि इंतहाई ज़्यादा अहम चीज़ होना, कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैरामाउंट इम्पोर्टेंस का मतलब क्या हुआ, सुप्रीम सिग्निफिकेंस। कंपैशन, मतलब कंपैशन कहते हैं हमदर्दी को, तो इसका सिनोनिम हुआ एम्पैथी। पैशन कहते हैं जज्बा, और कंपल्सरी कहते हैं लाजमी को। तो ये तो सिनोनिम ना हुआ, सिनोनिम हुआ एम्पैथी, यानी हमदर्दी। हारमोनियस को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बकाए बाहमी। तो म्यूजिकल एग्जिस्टेंस थोड़ी हुआ, तो पीसफुल एग्जिस्टेंस हुआ ना, कि सब मिलजुल के पुरअमन तरीके से रहेंगे। और हार्मफुल एग्जिस्टेंस तो हो गया इसका एंटोनिम, तो सिनोनिम हुआ बी वाला। अगला है सेंटिएंट बीइंग्स। सेंटिएंट बीइंग्स हमने पहले भी पढ़ा था लेसन में, यू कैन चेक माय वीडियो अबाउट उर्दू ट्रांसलेशन, कि उसमें क्या था, एहसास रखने वाली मखलूक़ात,
द थिंग्स विच हैव सेंस, विच हैव फीलिंग, उसे कहते हैं सेंटिएंट बींग्स। तो इसका क्या होगा, सिनोनिम फीलिंग ऑर्गेनिजम्स के, ऐसी मखलूक़ात जिनमें फीलिंग्स हो। अब स्टेशनरी तो किसी तरह नहीं हो सकता, ना सेटिस्फाइड हो सकता, खुद सोचें। अननेसेसरी सफरिंग, इसका मतलब क्या हुआ, अननेसेसरी गैर ज़रूरी सफरिंग, तकलीफ। अवॉइडेबल पेन, नीडेड डिस्ट्रेस, ऑब्लिगेटरी सफरिंग। तो ऑब्वियसली अवॉइडेबल के जिसको अवॉइड किया जा सकता है, जो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं, उन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं, पेन यानी तकलीफ। आइडेंटिफाई एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, अब हमें एंटोनिम ढूंढने हैं यानी उलट, ऑपोजिट। एक्नॉलेजिंग, तस्लीम करना, तो उसका होगा नेग्लेक्टिंग यानी नज़रअंदाज करना। कंपैशन, अगेन वही वर्ड आ गया, कंपैशन हमदर्दी, तो इसका हो जाएगा इंडिफरेंस। इंडिफरेंस कहते हैं बेपरवाही को। सिंपैथी कहते हैं हमदर्दी, और एम्पैथी भी कहते हैं साथ से हमदर्दी। असेंशियल ज़रूरी, तो डिस्पेंसेबल गैर ज़रूरी। इंट्रिकेटली लिंक्ड, गहराई से जुड़ा हुआ, तो उसका ऑपोजिट होगा डिस्कनेक्टेड, के जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि अलग है। फिर एंटोनिम ऑफ प्रोफाउंड क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल, यानी सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही, बस ऊपर ऊपर से, जाहिरी जाहिरी सा। ओके, एंड नेक्स्ट इज, हमने पढ़ा, आपको सिखाया गया कि कंक्रीट नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। सो ये नाउन की एग्जाम है। कंक्रीट नाउन होता है फिजिकल थिंग्स जिसको हम अपनी फाइव सेंसेस के साथ जिनका ताल्लुक हो, यानी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, यानी जिसका ताल्लुक फाइव सेंसेस से होता है उसे कहते हैं कंक्रीट नाउन। और अक्सर नाउन, ज़्यादातर नाउन क्या होते हैं, कंक्रीट होते हैं, मसलन रॉक्स, बटरफ्लाइज, ग्रैंड मदर्स, Great Wall of China, even invisible things like air which can be felt and music which can be heard are concrete nouns। ठीक है, अब इससे साबित हुआ कि एयर को आपने कभी भी एब्स्ट्रैक्ट में नहीं लिखना। एयर क्या है, हम एटलीस्ट फील तो कर सकते हैं ना, हमें ठंडी ठंडी हवा लगती है। माइक्रोस्कोपिक थिंग्स सच एज बैक्टीरिया एंड एटम्स आर आल्सो कंक्रीट नाउन बिकॉज दे एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड। ओके, व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं ये नॉन फिजिकल थिंग्स होते हैं, यानी अगर हम वन वर्ड में करें तो कंक्रीट आर द फिजिकल थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आर द नॉन फिजिकल थिंग्स। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, तो आपने क्या, टीचर हैं तो अपने बच्चों से कहना अंडरलाइन कर लें फिजिकल एंड नॉन फिजिकल थिंग्स। अगर आप स्टूडेंट हैं तो खुद अपनी बुक निकालिए और उस पर अंडरलाइन कर लें, कंक्रीट फिजिकल थिंग्स हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉन फिजिकल थिंग्स हैं। और ये सेंस नहीं की जा सकती, इनका ताल्लुक फाइव सेंसेस से नहीं होता। ये आइडियाज़ हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, और इनटेंजिबल, इनटेंजिबल कहते हैं जिनको हम पकड़ नहीं सकते, जो कि हमारे दिमाग में होती हैं लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होती, हमारे दिमाग में होती है, मसलन सोचें या जहानत या तालीम एट्सेट्रा। ठीक है, इमोशंस फीलिंग्स हो सकती हैं, जैसे कि नाउन्स दैट डिस्क्राइब मेंटल स्टेट और मूड सच एज एंगर, कंफर्ट। करेक्टरिस्टिक्स लाइक, जैसे किसी की पर्सनालिटी के बारे में हमने बताना हो या उसके फीचर्स बताने हो, उसकी क्वालिटीज़ बतानी हो, मसलन ब्रेवरी, एलिगेंस, ऑनेस्टी, बोल्डनेस वगैरह। एंड फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स लाइक क्या हो जाएंगे इसमें, लॉजिक, प्रिंसिपल्स, आइडियल्स, मोरालिटी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमें क्या बताना है, एक पैसेज दिया गया है जिसमें से हमने 6 कंक्रीट नाउन फाइंड करने हैं एंड 6 हमने फाइंड करने हैं एब्स्ट्रैक्ट। सो लेट्स रीड द पैसेज। लव इज लाइक अ कोजी ब्लैंकेट। सो लव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। फिर ब्लैंकेट क्या है, हमारा कंक्रीट नाउन है। हम ब्लैंकेट को देख सकते हैं ना, ब्लैंकेट कहते हैं कंबल को। तो कोजी क्या, कोजी एडजेक्टिव है। रैपिंग अस इन वार्मथ, इंटेलिजेंस इज लाइक, अच्छा रैपिंग अस इन वार्मथ, क्या हमें वो क्या करते हैं गर्मी में या एक बड़ी ही उसमें ना, हमें जैसे हम गरम गरम हमें रखता है। इंटेलिजेंस इज लाइक अ ब्राइट बल्ब गाइडिंग थ्रू डार्कनेस। ड्युअलिटी इज अ स्टर्डी ब्रिज, स्टर्डी कहते हैं बड़ा ही मजबूत। कनेक्टिंग हार्ट, जो कि दिलों को जोड़ देता है। Peace is a beautiful flower, adding beauty of the world together. They form a beautiful harmony that everyone deserves to experience. ये सब चीज़ें मिलके इंटेलिजेंस, लव, लॉयल्टी, पीस, ये सब मिलके एक ज़बरदस्त किस्म की हारमनी बनाती हैं कि जो सबको हक है कि वो इसको फील करें। तो क्या क्या एब्स्ट्रैक्ट हुए, लव, इंटेलिजेंस, लॉयल्टी, पीस, हारमनी, ब्यूटी। और कंक्रीट क्या है, बल्ब, ब्लैंकेट, ब्रिज, हार्ट, फ्लावर, वर्ल्ड। ओके, तो ये हो गए हमारे ये वाला काम। अगली चीज़ है नाउन फ्रेज, ये है समझने वाली बात। तो आपने जहन में रखना है सबसे पहले कि फ्रेज किसे कहते हैं। फ्रेज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब एंड सब्जेक्ट के अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें वर्ब ना हो। मसलन उर्दू में मैं कहूँ अच्छा बच्चा, काम की बात,
ठीक है। तो जो अच्छा बच्चा, गुड बॉय, या काम की बात, वैल्यूएबल, थॉट, ये सब चीज़ें क्या हैं, इनमें वर्ब नहीं है। तो एक ऐसा ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ विदाउट वर्ब, जिसमें वर्ब ना हो, उसे कहते हैं फ्रेज। अब नाउन फ्रेज क्या है कि एक अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो नाउन का काम दे। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब वर्क एज अ नाउन, जो कि नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो, उससे हम कहेंगे नाउन फ्रेज। ये तो होगी हमारी आसान सी बात। और यहाँ पे क्या वर्ड्स हैं, द फंक्शंस लाइक अ नाउन, जो कि नाउन के तौर पे काम करेगा, उसे हम कहेंगे नाउन फ्रेज। अब इसको क्या क्या हो सकता है, मसलन जैसे मैं कहूँ, जैसे हमने बात की एक अच्छा बच्चा। ठीक है, एक अच्छा बच्चा, सो अ गुड बॉय, अ गुड बॉय, ये तीन वर्ड्स है ना, अ गुड एंड बॉय, ये सब मिलके क्या बनाएंगे, नाउन फ्रेज। अब दूसरी बात अहम क्या है कि नाउन फ्रेज या तो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा, जैसे आपके एग्जाम्पल लिखी हुई है, द ब्राइट सन इन द स्काई, के आसमान में चमकता हुआ सूरज। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि नाउन के तौर पर काम कर रहे हैं और एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वो सूरज है जो कि आसमान पे चमक रहा है। वार्म द एंटायर प्लेग्राउंड ड्यूरिंग रिसेस, ये हुआ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल। अब है ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे इस्तेमाल हो, कि जिस पर काम किया जाए। द स्टूडेंट्स एडमायर्ड द कलरफुल आर्ट वर्क ऑन द क्लासरूम वॉल्स, के दीवारों पर जो खूबसूरत आर्ट वर्क था उसे उससे स्टूडेंट्स उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट तो यहाँ पे ये नहीं है ना, सब्जेक्ट तो स्टूडेंट्स हैं, तो किसकी तारीफ कर रहे हैं, आर्ट वर्क की, जो कि क्लासरूम की दीवारों पर है और जो बड़ा कलरफुल है। तो ये लंबा चौड़ा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, सब के सब नाउन है। ठीक है, नाउन फ्रेज हो गए। अब नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट के तौर पर कैसे इस्तेमाल होगा, कि ना वो सब्जेक्ट है ना वो ऑब्जेक्ट है, बल्कि वो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। जावेद इज द मैन विद अ बियर्ड, कि जावेद एक ऐसा बंदा है जिसकी दाढ़ी, एक ऐसा इंसान है जिसकी दाढ़ी भी है। ना इस पे कोई काम हो रहा है, ना ये कोई सब्जेक्ट है, ना ये कोई ऑब्जेक्ट है। कंप्लीमेंट कहते हैं सेंटेंस का एक हिस्सा जो कि मुकम्मल करे सेंटेंस को। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ ए नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज किस किस तरह से आ सकता है, पहले तो हमने बात की या तो वो सब्जेक्ट होगा, या तो वो ऑब्जेक्ट होगा, या तो वो कोई कॉम्प्लीमेंट होगा। दूसरी बात ये कि वो किस किस तरीके से आ सकता है, कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स या जब वर्ड्स इकट्ठे होंगे तो किस किस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले नाउन, कंजंक्शन एंड अ नाउन, यानी पहले नाउन फिर एक कंजंक्शन, यानी कंजंक्शन कहते हैं वो वर्ड जो दो वर्ड्स को आपस में जोड़े, एंड और नॉट वगैरह वगैरह, येट, बट, ये सब चीज़ें। तो रिजवान एंड सलीम, तो रिजवान नाउन है, फिर एंड कंजंक्शन है, फिर सलीम दोबारा से नाउन आ गया। म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक नाउन एंड कंजंक्शन, डांस फिर नाउन, फिर स्कूल एंड ऑफिस सेम। अब जेरेंड एंड अ नाउन, जेरेंड कहते हैं, ये हमने आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा है। जेरेंड कहते हैं कि व्हेन देयर इज आईएनजी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्किंग एज अ नाउन, उसे कहते हैं जेरेंड। जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग इज फन, एट्सेट्रा। तो रनिंग जेरेंड है, चूंकि रनिंग एज अ नाउन आई है, और स्विमिंग भी एज अ नाउन है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ एंड रनिंग इज फन। ठीक, तो ये है जेरेंड। अब जेरेंड और नाउन जब इकट्ठे आ जाएंगे तब भी नाउन फ्रेज बन सकता है। मसलन रीडिंग बुक्स इज माई फेवरेट पास टाइम, कि किताबें पढ़ना। फिर लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनना, इज हर हॉबी। तीसरी चीज क्या है, आर्टिकल हो, एक एडजेक्टिव हो और एक नाउन हो। जैसे हमने एग्जाम्पल ली अ गुड बॉय, हमने शुरू में दी थी ना एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, द न्यू गर्ल, अ थ्री लेग्ड पपी। तो अ आर्टिकल है, द आर्टिकल है, ठीक है। अ स्मार्ट वॉच, तो द वेल नोन म्यूजियम, ये सब क्या है, आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव आ रहा है और उसके बाद नाउन आ रहा है। और फिर है आर्टिकल है, फिर नाउन है, फिर prepositional फ्रेज है। द बिल्डिंग नियर द बस स्टैंड was taken down in order to expand the roads, तो आखिर में आ रहा है in order to expand the roads पे। अगला है द हाइपर, यहाँ पे जो है ना, द बिल्डिंग, द आर्टिकल है, बिल्डिंग नाउन है, प्रपोजिशनल फ्रेज क्या है, नियर द बस स्टैंड, चूंकि नियर इज प्रपोजिशन। फिर द आर्टिकल है, हाइपर मार्केट नाउन है, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्ट्स फ्रॉम प्रपोजिशन इज कॉल्ड प्रपोजिशनल फ्रेज। डिड यू मीट द आर्टिकल बॉय नाउन, फ्रॉम इज प्रपोजिशन एंड फ्रॉम लंडन क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज। नो बडी सीम टू नो, कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं, कोई ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं जानता। द वे, द आर्टिकल, वे नाउन, टू द पासपोर्ट ऑफिस, चूंकि टू प्रपोजिशन है ना, तो टू द पासपोर्ट ऑफिस प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया। लास्ट चीज है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड अ नाउन।
दीज डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी वो एडजेक्टिव जो कि इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो कि दीज बुक्स, ये हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दीज, और बुक्स है नाउन। ओके, तो ये सब हैं हमारी डिफरेंट टाइप्स। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि हमने यहाँ से नाउन फ्रेज ढूंढ के निकालने हैं, और हमें ये याद रखना है कि क्या ये सब्जेक्ट है या ये ऑब्जेक्ट है, और साथ में हम खुद से लिख रहे हैं कि इसकी टाइप क्या है, ताकि आपको ये समझ आ जाए। अच्छा, हैव यू एवर विजिटेड पेरिस और स्पेन? तो नाउन फ्रेज क्या है? पेरिस और स्पेन। टाइप क्या है? नाउन प्लस कंजंक्शन प्लस नाउन, और ये एज एन ऑब्जेक्ट आया है। ताहिर एंड अनम, अगेन इट इज नाउन फ्रेज है, और कौन सा वाला है? ताहिर एंड अनम है, और क्या है? नाउन प्लस कंजंक्शन प्लस नाउन, और ये सब्जेक्ट के तौर पर आया है। डिड यू फाइंड द टू स्टोरीड बिल्डिंग ऑन द 5th स्ट्रीट? तो ये कौन सा है? नाउन फ्रेज क्या है? द टू स्टोरीड बिल्डिंग ऑन द 5th स्ट्रीट, और ये कौन सा वाला है? आर्टिकल है, उसके बाद एडजेक्टिव आया, उसके बाद नाउन आया, और उसके बाद प्रपोजिशनल फ्रेज आया, और ये एज एन ऑब्जेक्ट है। फिर पास्ता एंड केक सीम टू बी माई सिस्टर्स न्यूली फाउंड फेवरेट फूड। अच्छा, तो ये क्या है? नाउन फ्रेज पास्ता एंड केक है, और अगेन नाउन कंजंक्शन नाउन एंड सब्जेक्ट। नेहा हेल्प हर सिस्टर इन फाइंडिंग द मिसिंग वर्ड इन द पजल। तो देयर आर टू नाउन phrases. फर्स्ट इज हर सिस्टर। हर सिस्टर में क्या है कि पोजेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि उसकी, और फिर नाउन है, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ ये एज एन ऑब्जेक्ट आया कि नेहा ने मदद की अपनी बहन की, तो ये ऑब्जेक्ट है। नाउन फ्रेज नंबर 2 है द मिसिंग वर्ड, के क्या कर, द मिसिंग वर्ड ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? द मिसिंग वर्ड। तो द मिसिंग वर्ड इज अगेन नाउन फ्रेज, आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड नाउन, और ये अगेन ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है। फिर नाउन फ्रेज नंबर 3 है द पजल, तो आर्टिकल एंड नाउन। अच्छा, फिर डिड यू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन? नाउन फ्रेज है द आंसर टू द क्वेश्चन, आर्टिकल, नाउन एंड प्रपोजिशनल फ्रेज, और ऑब्जेक्ट है ये। दो प्रपोजिशनल फ्रेज क्यों है? टू द क्वेश्चन की वजह से। दोज शूज आर टोर्न, ये जूते तो फट गए। आई डोंट थिंक आई कैन यूज देम एनी मोर, मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा इन्हें इस्तेमाल करूंगी। तो दोज शूज नाउन फ्रेज है, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और नाउन है, और ये सब्जेक्ट है। ठीक है, आसिम एंड सोनिया, अब आप खुद बताएं। यस, आसिम एंड सोनिया, और क्या है ये? नाउन कंजंक्शन नाउन, और ये कहाँ जा रहे हैं? विल बी मूविंग टू जर्मनी नेक्स्ट ईयर, अगले साल जर्मनी जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट है ये। शान वॉज नॉट एबल टू फिनिश द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, कि वो चॉकलेट का डब्बा खत्म नहीं कर सका, वो इस काबिल ही नहीं, वो उस काबिल नहीं था कि वो ये सारी चॉकलेट खा ले। आप तो काबिल है ना, आप तो खा सकते हैं। नाउन फ्रेज द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, एंड टाइप के आर्टिकल, नाउन एंड प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज क्यों है? ऑफ है ना, ऑफ चॉकलेट्स, और ये ऑब्जेक्ट है। डू यू नो हु वाज लुकिंग फॉर दिस बैग? क्या आपको पता है कि इस बैग को कौन ढूंढ रहा था? दिस बैग, और क्या है? डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड नाउन, ऑब्जेक्ट एंड नाउन, और ये एज एन ऑब्जेक्ट आया है। अगली चीज़ है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम सबको पता है कि कोई ऐसा काम जो हो रहा था माजी में, जैसे मैं जा रही थी, मैं खा रही थी, मैं सो रही थी, ये सब बातें हैं पास्ट कंटिन्यूस। स्ट्रक्चर इसका हम सबको पता है कि सब्जेक्ट के साथ वॉज वर आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। तो ये हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं कि ऑन गोइंग एक्शंस को, जो कि पास्ट में थे, कि शी वॉज रीडिंग अ बुक। फिर एक्सप्रेसिंग साइमल्टेनियस एक्शंस इन द पास्ट, कि वाइल आई वॉज कुकिंग, कि जब मैं खाना पका रही थी, माई फ्रेंड वॉज वॉचिंग टीवी, तो मेरा दोस्त जो था वो टीवी देख रहा था। ठीक है, इंडिकेटिंग अ टेम्पररी सिचुएशन और बैकग्राउंड एक्शन, के कोई ऐसी चीज़ जो वक्ती हो। ही वॉज स्लीपिंग व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, जब मेहमान आए थे ना, तो वो सो रहा था। तो ये इन जगहों पे पास्ट कंटिन्यूस यूज़ होता है। क्वेश्चन क्या है कि हमें इस पैसेज को पढ़ें और ब्लैंक्स को फिल करना है हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ, और वर्ब आर गिवन इन द ब्रैकेट। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है। कुक की जगह लिखेंगे वॉज कुकिंग, प्ले की जगह लिखेंगे वर प्लेइंग, पोर की जगह वॉज पोरिंग, वॉज रम्बलिंग वर यूजिंग, वॉज प्रिपेयरिंग वर टेलिंग, वर लॉफिंग। ख्याल हमने ये रखना है कि सब्जेक्ट क्या था। जैसे माई फ्रेंड्स है तो वर लॉफिंग आएगा, अगर एक बंदा है तो वॉज आएगा। ठीक है, जैसे एज आई था ना, आई के साथ वॉज प्रिपेयरिंग आएगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि कहाँ वॉज आना है, कहाँ वर आना, और बाकी सिंपल बात है, जो भी ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है उसके आगे आईएनजी लगा दो, सिंपल। ठीक, अगला है गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड, एनिमल राइट्स एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन कहते हैं बचाना, एहतियात करना, उन्हें बचाना।
Students will engage in a research-based discussion on the importance of animal rights and the role of humans in taking care of animals के जानवरों के हकूक और इंसानों का किरदार उनका ख्याल रखने में इसके बारे में रिसर्च करें। तो हम क्या करेंगे कि इस टॉपिक पर एक एसे लिख देंगे, या तो हम इसको सेम टॉपिक जो कि आपके पैसेज में दिया वो नाम दिया, हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए या वैसे आ जाए, आपको पता हो कि क्या टॉपिक है, एनिमल राइट्स एंड द रोल ऑफ ह्यूमंस इन टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, जो कि दिया हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, ये देखिए एनिमल राइट्स जहाँ से लेके ये लिखा हुआ है इन टेकिंग केयर ऑफ एनिमल, जहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है ना। आपके यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है ना उसका ये हिस्सा है कि इस पे रिसर्च करें, तो हम रिसर्च के बजाय इस पे ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर इसका टॉपिक हो सकता है सिंपल एनिमल राइट्स, और दिस इज इम्पोर्टेंट ऐसे, तो हमें इसको देख लेना है। तो जैसे कि हमने पहले बात की, दो बातें हमने डिस्कस की थी, एक तो ये कि ऐसे के तीन कम अज़ कम 3 पैराग्राफ्स होने ज़रूरी हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी, थर्ड कंक्लूजन, एंड देयर कैन बी मोर देन 1 पैराग्राफ्स इन बॉडी। जो आप मेन पॉइंट जब मेन ऐसे को कवर करेंगे जिसको बॉडी कहते हैं, बॉडी पैराग्राफ, उसकी 2 या 3 या मोर देन 1 पैराग्राफ भी आप लिख सकते हैं। तो कम से कम 3 पैराग्राफ्स तो लाजमी है। फिर हमने दूसरी बात क्या की थी कि ऐसे को हमें स्टार्ट करना है हुक स्टेटमेंट से या टॉपिक सेंटेंस से जो कि अट्रैक्टिव हो। तो हमने क्या हुक लिखी, क्या अट्रैक्टिव सेंटेंस बनाया, एनिमल्स हैव वॉइसेस टू, इट्स टाइम वी लिसन। ये बीच में जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है ना, ये मॉडर्न इंग्लिश में बजाय इसके कि हम हर चीज़ में कॉमा 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 लिखें, सो हम इस तरह की एक हाइफन, इस तरह की डैश लगा देते हैं। तो डैश का मतलब ये होता है कि यही चीज़ आगे बढ़ रही है, लेकिन एक आप कह सकते हैं सेंटेंस ब्रेक हो रहा है। इसी चीज़ को मैं यूँ लिख सकती थी, टू इट्स टाइम वी लिसन। अब आप थोड़े बड़े हो गए हैं, अब हमारी थोड़ी सी मॉडर्न इंग्लिश होनी चाहिए, तो हम इसकी जगह डैश लगाएंगे, ठीक है। ये हमने 9th में भी सीखा था कि डैश कहाँ लगनी है, ये चीज़ हम दोबारा सीख लेते हैं कि अब आप बड़े हो गए, अब आप डैशेस लगाना भी सीखें। कि जानवरों की भी आवाज़ है, अब वक्त आ गया है कि हम सुने। अब आप देखें कितना अच्छा हुक है ना, ये कितना अच्छा टॉपिक सेंटेंस है, पढ़ने वाला कितना आपसे इम्प्रेस होगा कि क्या शानदार हुक लिखी बच्चे ने। So animal rights are very important because they remind us that all living beings, including animals, deserve to be treated with respect and kindness. Animals, just like humans, feel pain, fear, and joy. This means they should not be treated in ways that cause them unnecessary suffering. Humans have a big responsibility in taking care of animals. In the past, animals were often used for food, clothing, and entertainment without much thought for their well-being. But today, more people understand the need to protect animals. It is important for governments, organizations, and individuals to make rules and laws to stop cruelty towards animals. वन ऑफ द की पार्ट्स, अब ये देखिए पहला हमारा इंट्रोडक्शन था, दूसरा पार्ट हमारा बॉडी है, तीसरा पार्ट हमारा दोबारा उसी बॉडी का हिस्सा है, लेकिन हमने एक पॉइंट को एक पैराग्राफ में लिखा है। इससे आपका पैराग्राफ थोड़ा लेंथी नज़र भी आता है, ऐसा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि भाई बच्चे के पास लिखने के लिए कोई मटेरियल है। दूसरा, हमें एक एक पॉइंट वाज़ेह हो जाता है। तो हमने क्या बताया कि इंसानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ख्याल रखें, वो देखें, हमें फूड देते हैं, क्लोथिंग यानी कपड़ा देते हैं, एंटरटेनमेंट यानी कि बिल्ली पालने से हमें कपड़ा तो नहीं मिलता, ना खाना मिलता, बिल्ली नहीं खाते, लेकिन बिल्ली से हम खुश होते हैं ना, उससे खेलते हैं कि हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, ठीक है। लेकिन हम उनका ख्याल नहीं रखते, हमें अब वक्त आ गया कि हमें उनका ख्याल भी रखना चाहिए। वन ऑफ द की पार्ट्स ऑफ एनिमल राइट्स, अब चूँकि टॉपिक एनिमल राइट्स है तो हमने एनिमल राइट्स को लेके आना है हर हाल में, वरना आपके नंबर नहीं है ना। ऐसे वो अच्छा होता है जो टॉपिक को कवर करे। अब टॉपिक है आपका एनिमल राइट्स। वन ऑफ द की पार्ट्स ऑफ एनिमल राइट्स इज प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक कटिंग डाउन trees, polluting the environment, and hunting animals are harming wildlife. We can help by protecting their natural homes, reducing pollution, and supporting laws that protect endangered species from hunting and poaching. Animals in zoos, circuses, and research labs also deserve good care. अच्छा, अगर आपको लगे कि from hunting and poaching, तो आप वैसे there is a difference in hunting and poaching, जो can search by yourself. These are the good phrase. But if you don't want to write, then you can just stop on hunting. There is no need to write and poaching as well. Okay, so because you are in grade 10, so it's better to write something different. Animals in zoos, circuses, and research labs also deserve good care. अब हमने नई बात लिखी कि सर्कस और जो जू होते हैं, जो लैब्स होती हैं, उनके जानवरों को का भी हक है कि उनका ख्याल रखा जाए। Many animals are kept in poor conditions that hurt them physically and mentally. It is important that humans make sure these animals live in safe and healthy environments where they are treated kindly and not used for entertainment or experiments that harm them. In conclusion, अब ये सब हो गई बॉडी। कितनी बॉडी हमने लिखी? 1, ये होगी 1, ये वाली 1, फिर ये होगी 2,
ये हो गई 3. सो वी हैव रिटन 3 पैराग्राफ्स फॉर बॉडी, ठीक है। और लास्ट में कहते हैं कंक्लूजन पैराग्राफ। याद रखें कभी भी कंक्लूजन पैराग्राफ को बॉडी के साथ मत मिक्स करें, अलग पैराग्राफ आपने लिखना है। इन कंक्लूजन, एनिमल राइट्स आर अबाउट क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर ह्यूमंस एंड एनिमल्स लिव टुगेदर पीसफुली. वी मस्ट ensure that animals are treated fairly and kindly because they have the right to live without pain. It is our job to take care of them and protect those who cannot protect themselves. अब आपने कितनी अच्छी लाइनें कि उनका ख्याल रखें जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते। बेशक आप 3 लाइनें लिखें, और अगर आपको पास कंक्लूजन लिखने के लिए कुछ नहीं है, आपको दिमाग में इतना नहीं आ रहा, तो आपने जो ऊपर जितनी भी बॉडी लिखी है ना उसको ही समराइज कर दें, ये भी एक अच्छी कंक्लूजन हो सकती है। अच्छा जी, अगली चीज़ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। जैसे मैं गई, मैंने खाया, मैं सोई, ये सब क्या है? सिंपल पास्ट। इसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी होती है, ठीक है। सिर्फ सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी और हमने ऑब्जेक्ट लिखा। तो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं कि जब हमने कोई काम कर लिया है, टू एक्सप्रेस एक्शन दैट स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट। एक काम माजी में हुआ, शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, शी फिनिश हर होमवर्क, उसने काम कर लिया। फिर है सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस कि कोई काम मुकम्मल हो गया। पास्ट हैबिट्स पे आप कोई काम करते थे, एवरी मॉर्निंग ही वेंट फॉर अ रन इन द पार्क। फिर इंटरप्टेड एक्शंस कि ऐसा काम जो कि हो रहा था माजी में लेकिन अब वो किसी और बात की वजह से, किसी और काम की वजह से ख़त्म हो गया। जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द फ़ोन रैंग, कि मैं किताब पढ़ रही थी जब फ़ोन बजा। ओके, अब हमें क्या करना है, एक पैसेज दिया गया है, उसको हमने चेंज करना है सिंपल पास्ट में। तो पैसेज क्या है? द सन इज शाइनिंग, बर्ड्स आर सिंगिंग, सारा वॉक्स, यानी कुछ चीज़ें प्रेजेंट कंटिन्यूस हैं, कुछ चीज़ें सिंपल प्रेजेंट है। वॉक्स इज प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, इन सब को हमने चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सिंपल पास्ट में। तो कैसे चेंज करेंगे? हमने सिंपल जो भी वर्ब्स हैं ना उनकी सेकंड फॉर्म लगा देनी है। तो इस शाइनिंग की बजाय हमने लिखा, हमने चेक किया इस शाइनिंग का में वर्ब क्या है? शाइनिंग वर्ब है, यानी शाइन से निकला ना शाइनिंग, तो हमने शाइन की लिख दी सेकंड फॉर्म। द सन शोन ब्राइटली एंड बर्ड्स सैंग, ठीक है। सैंग आर सिंगिंग था तो हमने सिंग की सेकंड फॉर्म लिखी। सैंग इन द ट्रीज, सारा वॉक टू द मार्केट एंड bought fresh vegetables for dinner. Later she met her friends at the cafe and they talked for hours. In the evening she watched a movie and went to bed. जो जितने भी verbs थे हमने उसकी सेकंड फॉर्म लिख दी। यही चीज़ आपकी डूअर डायरेक्टेड में आ सकती है कि आपको ये एक सेंटेंस उठा के दे दें और कहें कि इसको चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। अगली चीज़ है activity. There are a few topics on which students will discuss. तो बजाय इसके कि स्टूडेंट्स मतलब अब हम यहाँ पे तो डिस्कशन जो मैं ज़ुबानी करूँ, तो हमने क्या किया, अगर आप टीचर हैं तो आप बच्चों को कह सकते हैं कि आप इसके ऊपर 2-3 पॉइंट्स लिख लें या आप इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख लें। तो हमने जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हमने थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिख लिया है। एंड आप इसको इन सबको मिला के आप एक ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आप अपने बच्चों, अगर आप टीचर हैं तो आप बच्चों को एक एक्टिविटी दे सकते हैं कि राइट एन एसे ऑन एनिमल राइट्स या राइट एन एसे विच मस्ट कवर दीज टॉपिक्स एंड सजेस्ट इट्स टॉपिक एज वेल, कि एक ऐसे लिखें जिसमें ये 1 2 3 4 टॉपिक्स डिस्कस हों और फिर इस ऐसे का एक नाम खुद से सजेस्ट करें। आप ये काम भी कर सकते हैं। तो टॉपिक्स को हमने थोड़ा थोड़ा कवर कर लिया कि एंडेंजर स्पीशीज़ क्या होते हैं कि जो ख़तरे में हों, एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ख़त्म होने का उनका ख़तरा हो कि ये दुनिया से मिट जाएंगे। अभी दुनिया से मिटे नहीं है लेकिन ख़तरा है कि दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, उन्हें कहते हैं एंडेंजर, जो ख़तरे में है। क्यों? कि उनका उनका घर, उनका यानी कि हैबिटेट या उनकी रहाइश गाहें ख़त्म हो रही हैं, इलीगल हंटिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दीज आर वाइटल टू इकोसिस्टम एंड देयर डिसअपीयरेंस कैन कॉज इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, कि अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो इकोसिस्टम में मसले होंगे। कंजर्व, अब इनको कंजर्व करना है हमने, यानी उनको बचाना है। जैसे वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड प्रोटेक्टिव लॉज आर नेसेसरी टू सेव दैम फ्रॉम एक्सटिंक्शन, कि ऐसा काम करें, उन्हें बचाएं, कुछ लॉज पास करें। कोई महकमा जंगलात या जो वाइल्ड लाइफ का महकमा है वो कुछ ऐसे कानून पास करे कि हम उनको दुनिया से मिटने से बचा सके। अब एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स मीन्स शोइंग रिस्पेक्ट, काइंडनेस एंड कंपैशन टुवर्ड्स देम, कि इखलाकी सलूक। एनिमल्स लाइक ह्यूमंस कैन फील पेन, फियर एंड हैप्पीनेस एंड दे डिजर्व टू लिव विदाउट अननेसेसरी सफरिंग। इट इंक्लूड्स प्रिवेंटिंग क्रूरलिटी, प्रोवाइडिंग प्रॉपर केयर एंड सपोर्टिंग एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम्स। फिर है इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एनिमल्स एंड बर्ड्स, कि जो जंगलात को काटा जा रहा है उसका क्या असर है जानवरों और परिंदों
बातों पर। सो इसका मतलब डिफॉरेस्टेशन कहते हैं कटिंग ऑफ ट्रीज, जंगलात काटना। तो ये इसका बहुत बुरा असर है, जिससे जानवरों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और वो बेघर हो गए हैं, और इससे इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है, फूड सोर्स ख़त्म हो रहे हैं जंगली जानवरों के लिए, और जिसकी वजह से फोर्सिंग देम इनटू एरियाज वेयर सर्वाइवल इज़ हार्ड। इसकी वजह से वो उन इलाकों में जाने पे मजबूर हो रहे हैं जानवर जहाँ पर सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। फिर वही बात हो जाएगी कि वो एंडेंजर हो जाऊँ होने के ख़तरे में चले जाएंगे ना। फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी यानी जो मुख्तलिफ पौधे हैं, मुख्तलिफ जानवर हैं, डाइवर्स है ना, हर तरह के हैं, उनमें भी ख़तरा हो रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि डिफॉरेस्टेशन ना करें बल्कि रीफॉरेस्टेशन करें, यानी जंगलात उगाएं। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के गैर कानूनी जंगली जानवरों की तजारत, ये इलीगल है कि आप उन्हें लीगल तरीके से पकड़े, चूँकि बाज़ जानवरों पे बैन होता है और बाज़ जानवरों का शिकार करने की इजाज़त तो है लेकिन लाइसेंस के साथ। तो अगर आप बग़ैर लाइसेंस शिकार कर रहे हैं या उन जानवरों का शिकार कर रहे हैं जिनकी इजाज़त नहीं है तो वो इलीगल हो जाएगा। तो वो जानवर मुख्तलिफ फ़ायदों के लिए करते हैं। दिस ट्रेड हार्म्स अ वल्नरेबल एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कॉजिंग सफरिंग एंड पॉपुलेशन डिक्लाइंस, और फिर इकोसिस्टम इससे भी ख़राब होगा। अगेन वही बात आ गई यहाँ पे राइटिंग स्किल्स में, बात आ गई कि एक एसे कैसा होता है कि उसमें हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट पैराग्राफ, सेकंड पॉइंट पैराग्राफ, थर्ड पॉइंट पैराग्राफ, यानी कि बॉडी पैराग्राफ्स में फिर कंक्लूजन लिखेंगे। तो हमने एक ऐसे लिखना है रोल ऑफ एनिमल्स पे जिसमें फॉलोइंग पॉइंट्स हो। एक माइंड मैप आपकी बुक में दिया गया है, तो माइंड मैप चूँकि इतना ज़्यादा रीडेबल नहीं है तो आई हैव रिटन दीज पॉइंट, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं सारे वही पॉइंट्स हैं जो आपको इस माइंड मैप में आपकी बुक पे दिए गए हैं। तो हमने एक ऐसे लिखना है जिसमें ये पॉइंट्स कवर हों। तो ऐसे का टॉपिक दिया गया है द रोल ऑफ एनिमल्स इन आवर लाइव्स। तो हमने ऐसे का टॉपिक लिखा और हमने सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। तो यू कैन चेक एनिमल्स आर मोर देन जस्ट क्रिएचर्स अराउंड अस, दे आर अ बिग पार्ट ऑफ, अगेन यू कैन चेक, मैंने यहाँ पे डैश दी है बिकॉज अब आप बड़े हो गए हो, अब आपने हर चीज़ में कॉमे कॉमे नहीं लगाने। एनिमल्स आर मोर देन जस्ट क्रिएचर्स अराउंड अस। अब यहाँ पर आधी बात खत्म हुई, दूसरी बात, यानी कि सेंटेंस एक है लेकिन सेंटेंस को हमने ब्रेक किया कि वो जो है हमारे जैसे ही एक मखलूक़ात है। अब हमने थोड़ा पॉज दिया, अब हमने क्या बात किया आगे, दे आर अ बिग पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली एक्टिविटीज़। तो इससे इस डैश देने से आप इसी के दो सेंटेंसेस भी बना सकते थे। अराउंड अस के बाद फुल स्टॉप लगाते, फिर दे आर अ बिग पार्ट से नया सेंटेंस बनाते। लेकिन चूंकि ना यू आर इन अ ग्रेड 10, अब आप 10 ग्रेड में आ गए हैं, तो अब आपको थोड़ा सा हाई लेवल ऐसे लिखना है जिससे पढ़ने वाले पर, एग्जामिनर पर अच्छा असर पड़े। Animals help us in many ways, from the food we eat to the love and care we get from our pets. They are essential for our survival and happiness. Animals help us in many ways, especially by giving us food like eggs, meat and milk. Animals like cow. अब देखिए eggs को हमने कवर कर लिया, eggs, meat and milk को हमने कवर कर लिया कि जानवर जो है हमें eggs, meat and milk देते हैं, जो मसलन काउ, गोट्स एंड चिकन्स क्या करते हैं, हमें मिल्क, मीट और एग्स देते हैं, which are important for our nutrition. These food products help us stay healthy and strong by giving us proteins, vitamins and minerals. फिर पेट्स, और अब दूसरा टॉपिक क्या था, पेट्स था, तो हमने दूसरे पैराग्राफ में पेट्स को कवर किया। पेट्स आर another way animals make our lives better. Dogs, cats and other pets bring us love and comfort. They help reduce stress, improve our mood and make us feel less lonely. They are not just animals, they are family members who improve our mental health and happiness. तो ये हो गया पेट्स। अब वाइल्ड लाइफ है, फिर लाइफ स्टॉक है, अब हम इनको देखते हैं। Wildlife also plays an important role in nature. While animals help keep the ecosystem by controlling the number of other animals and plants. For example, predators help keep the number of prey animals in check, which helps maintain a healthy environment for all species to live. तो इकोसिस्टम यही होता है ना कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को खा रही है या एक चीज़ दूसरी चीज़ को कंज्यूम कर रही है। तो आप लोगों ने हमेशा से पढ़ा है साइंस में, तो इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए ज़रूरी है। लाइफ स्टॉक जिनको हम पालते हैं, जिनके से लाइफ स्टॉक कहते हैं, वो जानवर जिनसे हम फ़ायदा हासिल करते हैं, या तो मीट की सूरत में या मतलब कि एग्स की सूरत में या किसी भी सूरत में, आप उनके लेदर की सूरत में जिससे हम फ़ायदा हासिल करते हैं, इवन ट्रांसपोर्टेशन की सूरत में। सो लाइफ स्टॉक सच एज काउज, और ये जानवर घास खाने वाले होते हैं, चौपाए, मवेशी चौपाए, such as cows, sheep, oxen and buffaloes are important to us not just for food but also for things like wool, leather and work.
यानी कि जो बैल वगैरह वो हल भी तो चलाते हैं ना, और ट्रांसपोर्टेशन के काम भी आते हैं, और सवारियों के काम आते हैं. दीज एनिमल्स हेल्प सपोर्ट फार्मिंग एंड इंडस्ट्री दैट आर पार्ट ऑफ रूरल इकोनॉमीज, मेकिंग देम वाइटल फॉर मेनी कम्युनिटीज. अब आ गया इकोनॉमी के एनिमल जो है इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. मसलन फार्मिंग एनिमल्स जो होते हैं क्रिएट जॉब्स एंड हेल्प सपोर्ट लोकल बिजनेसेस. यानी कि फार्मिंग एनिमल्स जैसे गाय, जैसे सॉरी फार्मिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि दूध वाले, जिनके ज़रिए पूरा कारोबार करते हैं. फार्म होते हैं ना, आपने सुना होगा भैंसों का फार्म, गाय का फार्म, इवन बकरियों के फार्म भी होते हैं, घोड़ों के फार्म भी होते हैं. तो ये होते हैं फार्मिंग एनिमल्स. और फिर क्या होता है कि एक तो पूरा बिजनेस है ये. फिर इंडस्ट्रीज़ हैं पूरी इनसे रिलेटेड, जैसे मिल्क इंडस्ट्री है, फिर इनसे खाल ली जाती है, उनसे लेदर प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो उससे इकॉनमी पूरी अच्छी होती है. फिर लेदर का पूरा टॉपिक है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है लेदर. लेदर है बैलेंस इकोसिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन है. तो लेदर हमने कवर किया कि लेदर एनिमल से आता है, जैसे काउज, शीप, काउज है, गोट है, तो इससे हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ठीक है, बैग, शूज़, जैकेट जो ये बड़ा यूज़फुल है, उससे भी इकॉनमी अच्छी होती है. फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी है, हमेशा से ज़रूरी है. इवन आज के दिन जितना मर्जी मॉडर्न ज़माना हो जाए, आज भी ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ जानवर ही जा सकते हैं, especially in areas where cars cannot go. Even though modern vehicles have reduced the need for animals in transportation, they are still important in some rural areas. In conclusion, animals are a big part of our lives. अब हमने इसको conclude करना है. They provide us with, अब देखिए आपको मैंने बताया कि अगर conclusion में आपको कुछ खास लिखने को नहीं समझ आ रहा, तो आपने ऊपर जितने भी पैराग्राफ्स बॉडी में लिखे हैं उनकी समरी लिख दें. हमने क्या लिखा कि हमें फूड, लव एंड वर्क में सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा नेचर को बैलेंस रखते हैं, इकोसिस्टम को. फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ज़रूरी है, तो हमें क्या करना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए. तो ये हो गया हमारा टॉपिक कवर. अगला है कि आप कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को देखें कि जो जानवरों को तंग कर रहा है या उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, उन्हें तकलीफ़ दे रहा है. तो मैं क्या करूँगी, स्पीक अप इमीडिएटली, जल्दी से जाके उससे ज़ुबान से मना करूँगी और उसको रोकूँगी कि ऐसा मत करो. फिर उन्हें बताऊँगी, अपने दोस्त को खाली रोकूँगी नहीं, मैं नहीं करो नहीं करो छोड़ दो, बल्कि एक्सप्लेन करूँगी देखो जानवरों को दर्द होता है. फिर उसको मैं इनकरेज करूँगी कि देखो जानवरों के साथ अच्छा सलूक करो. और अगर जानवर तकलीफ़ में है मेरे दोस्त की वजह से, तो मैं उसकी हेल्प करूँगी. मतलब मेरे दोस्त ने उसके गले में पत्थर बांध दिया, मैं पत्थर हटाऊँगी. या मेरे दोस्त ने कोई और तकलीफ़ दी है, उसकी टांग बांध दी है, कुछ भी किया है, तो मैं या उसको बंद कर दिया किसी डब्बे में, तो मैं उसको फ़ौरन उस जानवर की मदद करूँगी या करूँगा. और फिर मैं क्या करूँगी, हमदर्दी करूँगी और फिर जानवरों के साथ अच्छा सलूक करूँगी. अगली चीज़ है कि आपने कुछ आयत लिखनी है कुरान पाक की जानवरों के बारे में. सूरह अल-बक़रा. And recall when Moses said to his people, "Indeed, Allah commands you to slaughter a cow." They said, "Do you take us in ridicule?" यानी तुम हमसे क्या मजाक करते हो. ये वाली आयत है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तुम्हें जब गाय ज़िबह करने का हुक्म देता है, तो उन्होंने कहा, बनी इसराइल ने कहा कि आप हमसे मजाक कर रहे हैं कि "Do you take us in ridicule?" कि तुम हमसे मजाक कर रहे हो. He said, "I seek refuge in Allah from being among the ignorant." कि मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से ना हो जाऊँ. तो यहाँ पे गाय का जिक्र है. सूरह अल आराफ में जिक्र है कि बेशक हमने जहन्नुम बनाई जिन्नों और इंसानों के लिए. उनके दिल हैं, दे हैव हार्ट्स विद विच दे डू नॉट अंडरस्टैंड, कि जिससे वो समझते नहीं. एंड आइज विद विच दे डू नॉट सी, आंखें हैं लेकिन देखते नहीं. एंड ईयर्स विद विच दे डू नॉट हियर, कान है लेकिन सुनते नहीं. दोज आर लाइक लाइव स्टॉक उलाइका कल अनआम बल हुम अضल, कि ये तो जानवरों यानी अल अनाम जैसे हैं, बिल्कुल ही जानवरों जैसे हैं, मवेशियों जैसे हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा बदतर. ठीक है. फिर है सूरह अन-नहल में है कि एंड द लाइवस्टॉक ही हैज़ क्रिएटेड फॉर यू इन देम इज़ वार्मथ एंड न्यूमरस बेनिफिट्स एंड ऑफ देम यू ईट. और उसी सूरह अन-नहल में है कि यानी कि हमने तुम्हारे लिए मवेशी बनाए कि तुम इनसे गर्माई हासिल करते हो, यानी गर्म कपड़े यानी लेदर वगैरह के, और इन्हीं से तुम्हें बहुत से फ़ायदे हैं और इनसे तुम खाते भी हो. और इसी सूरत में सूरह अन-नहल की आगे आयत है, ही क्रिएटेड हॉर्सेस, म्यूल्स, म्यूल्स कहते हैं खच्चर को, एंड डंकीज और गधे, फॉर यू टू राइड, कि सवारी, यानी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र है कि सवारियों के तौर पर बनाया. और फिर अगली आयत में है सूरह अल-अनआम में कि कोई जानवर ज़मीन पे ऐसा नहीं, कोई मखलूक ज़मीन पे ऐसी नहीं, ना ही कोई परिंदा ऐसा है कि जो अपने परों से उड़ता हो, एक्सेप्ट दैट दे आर कम्युनिटीज़ लाइक यू, लेकिन वो तुम्हारी ही जैसी जमातें हैं. ओके. सो ये सब आयत हैं जो कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उतारी जानवरों से मुतल्लिक. अब है समरी राइटिंग. समरी राइटिंग में याद रखें कि हमने तमाम पॉइंट्स कवर करने होते हैं और इसमें भी हमें टॉपिक सेंटेंस का ख्याल रखना होता है. अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन ये आ गया कि हमें इस पूरे चैप्टर की समरी लिखनी है, तो समरी होनी चाहिए
अच्छा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो होता है समरी राइटिंग का, 18 नंबर का। तो उसमें आपने बात याद रखनी है कि आपकी ई शीट में आपको जो पेपर में जगह दी जाती है समरी लिखने की, तो वो फेडरल बोर्ड वालों ने कुछ सोच के दिए है ना, तो आपने उसको कंज्यूम करना है, उस पे उसको एंड तक लेकर आना है। ये नहीं कि आप आधे पेज पे समरी लिख के अब बाकी आधे पेज को खाली छोड़ दें कि भाई समरी तो इतनी बनती थी, ऐसे नहीं होता। तो आपने समरी को एटलीस्ट, बहुत अगर हो गया, बहुत हो गया तो आखिरी 2 लाइनें चलो रहेगी, चलो बहुत हो गए तो 3 लाइनें रहेगी, लेकिन ऐसा ना हो कि आधा-आधा पेज आपका खाली हो, तो पेज भरने की आदत डालें। समरी ऑफ द चैप्टर क्या है? इस पूरे चैप्टर की समरी हमें करनी है। समरी होती है कि आपने तमाम मेन पॉइंट्स कवर करने होते हैं। आपने जो कोई बात किसी की वर्ड्स हैं, जैसे अकबर सेज़ और इन्वर्टेड कॉमास में अकबर की बात है, आपने ऐसे नहीं करना होता। आपने उस बात को जस्ट एक अंदाज़ में लिखना होता है कि फिर ये हुआ, फिर अकबर ने ये कहा, फिर उसने ये कहा, फिर उसने ये कहा। इस तरह की बात हमने करनी होती है। एक-एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, अपने वर्ड्स में लिखें और तमाम अहम पॉइंट्स को कवर करना होता है। तो समरी करते हैं। इस्लाम टीचेस अस टू ट्रीट एनिमल्स विद काइंडनेस, केयर एंड रिस्पेक्ट। इन प्री इस्लामिक टाइम्स पीपल वर ऑफन क्रूअल टू एनिमल्स, बट Islam changed that by introducing rules for their proper treatment. The Quran has many verses about animals, and some surahs are even named after them, like Al-Baqarah, An-Nahl, Al-Fil, etc. These show how important animals are in Allah's creation or in Allah's eyes. या आप दोनों तरह कर सकते हैं कि अल्लाह की मतलब कि अल्लाह की नज़र में भी कितने अहम है, या अल्लाह ने जितनी मखलूक़ात बनाई उनमें भी ये जानवर कितने अहम हैं, ठीक है। लाइक ह्यूमंस, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught people to never hurt or torture animals and gave examples of how being kind to animals can lead to Allah's mercy, while cruelty यानी जुल्म can bring punishment. He stopped people from hitting animals on the face, pulling their ears, or using them for harmful entertainment. Islam's teachings about animals are not limited to one time or place. On the other hand, they apply everywhere and always. Even in today's modern world, where animals suffer in streets, factories, and markets, Islamic values guide us to take care of them gently. These teachings help us become better, more responsible human beings who live in harmony with all of Allah's creation. So ये खूबसूरत सी इस पूरे चैप्टर की समरी हो गई। और पेपर में तो आपको पूरा चैप्टर तो नहीं दिया जाएगा ना, पेपर में तो आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और व्हाटएवर पैराग्राफ्स, तो हमने उसकी समरी करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे दिया जा रहा है प्रूफ रीडिंग आपने कैसे करनी है कि आप अच्छी तरीके से देखें। तो ये आप अव्वल तो आपकी बुक में आप खुद पढ़ सकते हो, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से इसको रीड कर लें। और आखिर में मैंने दिया हुआ है कि एडिटिंग मार्क्स से अगर आपने किसी चीज़ को एडिट करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यू कैन चेक कि ये एडिटिंग मार्क्स हैं कि अगर आपने स्पेलिंग फिक्स करने हैं तो आपने इस तरह करके उसको अंडर सर्कल कर देना है, ठीक। फिर आप जैसे LUKY लकी है, जो स्पेलिंग लकी तो नहीं होते, LUCKY लकी होता है ना, तो हमने इसको इस तरह करके करके फिर इसका ठीक तरह स्पेलिंग भी लिखना है। फिर द डॉग लाउडली, अब हमें बार्क्स ऐड करने से, अगर आप पेपर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, आप पेपर कर रहे हैं, अब आप बार्क्स लिखना भूल गए तो आपने इस किस्म का उल्टा वी सिंबल लगा के तो नीचे बार्क्स लिख देना है। फिर रिमूव, आपने कोई चीज़ हटानी है, यानी आप कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं है, मैंने इसे कट करना है, तो वैसे गंदा मंदा पेपर करें या वाइटो करें, आपने इसको ऐसा सा सिंबल रिमूव का लगा देना है। ऐड पंक्चुएशन, पंक्चुएशन लगा के उसको अंडर सर्कल करना है। कैपिटलाइज, कि अगर आपको लग रहा है कि विस्कॉन्सिन में W जो है वो कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, W कैपिटलाइज होना चाहिए, तो ये 3 लाइन्स आप नीचे लगाएंगे। फिर ये स्लैश का साइन है लोअर केस की, यानी कि ये है कि लोअर, अच्छा कैपिटलाइज यानी जो अगर आपने कोई चीज़ कैपिटलाइज करनी है तो ये लगाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि लोअर केस हो तो आप ये लगाएंगे। फिर अगर आपको जो चीज़ बेस्ट लगती है तो आपने उससे आगे हार्ट बना देना है। तो ये है एडिटिंग मार्क्स। तो ये आपके अव्वल तो मीन्स के ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि किस तरह आपने ये फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है। सो आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड द होल एक्सरसाइज, and if you want its PDF, then kindly comment me. Then I will think about to upload the PDF of this exercise. Okay, so wish you all the best of luck. Assalamu alaikum.